हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और जैसा कि आपको पता होगा, अपनी ये क्लास है वो काफ़ी ख़ास होती है। और ये क्लास इसलिए ख़ास है क्योंकि हम एक साथ मैराथन करने वाले हैं। मैराथन यानी लंबी दौड़। लंबी दौड़ का मतलब यहाँ पर है कि हम एक साथ काफ़ी सारे सवालों को यहाँ पर देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो यही अपनी मैराथन क्लास है। और मैराथन क्लास का मतलब ये है कि एक साथ हम वो सब चीज़ें देखेंगे जो शायद एग्जाम में आ चुकी है, मतलब प्रिंट हो चुकी है और आपको एग्जाम देना है बस। तो इसलिए ये मैराथन क्लास इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको पता होगा लगातार अपने इस चैनल पे आपको मैराथन क्लासें मिल रही है और बहुत ही ज़बरदस्त मिल रही है और आपको बहुत ही फ़ायदा हो रहा है जिस तरह से आपके कमेंट, फीडबैक और रिव्यू मुझे मिला है। तो आई होप आप इसी तरह से बने रहें और आज की इस क्लास को और भी पावरफुल बनाएंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था ये अपनी जो लाइव मैराथन क्लास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल अगर आप अभी जुड़े हैं लाइव तो शेयर कर दीजिए और इस चैनल को लाइक भी कर दीजिए। शेयर इसलिए कर दीजिए क्योंकि आपके सभी जो फ्रेंड्स है वो फटाफट से आ जाएं और ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो बिल्कुल अपना देखिए, आपका जो पॉलिटिकल के 2 पेपर है, ठीक है ना, और 2 पेपर है। तो पहला जो पेपर है ना वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। पहला पेपर जो मैराथन है उसके 5 पार्ट हुए। आपका जो पहला पेपर है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, इसके अंतर्गत जो मैराथन ली है आपका पूरा पेपर मैंने 5 वीडियो में खत्म कर दिया है, ठीक है। तो आपको अगर वो फर्स्ट पेपर को देखना है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं पेपर 2 और ये जो पेपर 2 है ये काफ़ी खास है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे ही पेपर 2 खत्म हो जाता है फिर जस्ट एक दिन बाद राउंड अप क्लास लेंगे, पूरे पेपर को एक ही क्लास में खत्म करेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं, अपना टाइम हो चुका है और अपना जो पहला ही मैं आपको समझाऊंगा, जो अपना पेपर है वो है लोक प्रशासन। क्या है? लोक प्रशासन। तो जैसा कि नाम है वैसे ही इसका अर्थ भी आना चाहिए। लोक प्रशासन का मतलब क्या है? लोक प्रशासन का मतलब क्या है, अगर ऐसा आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? तो लोक प्रशासन को समझाने से पहले मैं आपको पहले यह समझाता हूं कि प्रशासन का मतलब क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में बड़ा प्रश्न आएगा प्रशासन या लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य है। तो पहले तो आपको समझना है कि भाई प्रशासन से हमारा क्या तात्पर्य होता है, प्रशासन का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो प्रशासन का एक सिंपल सा मीन्स है कि हम कहें कार्यों का प्रबंध, कार्यों का प्रबंध, ठीक है ना। यानी प्रशासन का मतलब यह भी होता है कि प्रबंध करना, या हम ऐसे कि मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट। तो अब यहां पर प्रशासन यानी मैनेजमेंट हो गया, लेकिन ये कार्यों का जो प्रबंध है, जो प्रशासन है, ये लोक के साथ जोड़ता है, लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन आपको देखो यहां पर एक सिंपल बताता हूं कि ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, कौन से कर्मचारी? जो सरकारी कर्मचारी है, ठीक है ना। तो ये सरकारी जो कर्मचारी हैं ये क्या करते हैं? ये लोक सेवा करते हैं। क्या करते हैं? लोक सेवा करते हैं। अब ये जो लोक सेवा करते हैं, इसीलिए इन लोक सेवा करने वाले कर्मचारियों को संचालन व्यवस्था, मैनेजमेंट और डायरेक्टिंग या अनुशासन और आदेश देने की जो व्यवस्था है, या ये जो सब होता है कर्मचारियों से कार्य सेवा लेना और कार्यों के मध्य प्रबंध करना, यही लोक प्रशासन कहलाता है। क्या कहलाता है? लोक प्रशासन। मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है कि भाई लोक प्रशासन क्या है। अब प्रशासन का मतलब होता है मैनेजमेंट करना, कि भाई फलानी चीज है उसको प्रशासनिक तरह से किया जाए, यानी व्यवस्थित रूप में किया जाए। कहने का मतलब प्रबंध के रूप में किया जाए। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं आपको पूरा अर्थ समझाऊं कि भाई लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, तो उससे पहले एक आध डेफिनेशन लिख दीजिए। आप क्या लिख दीजिए? एक आध डेफिनेशन लिख दीजिए कि भाई प्रशासन को हम कैसे याद रखें, क्योंकि प्रश्न आएगा उस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो लूथर, ध्यान रखिएगा, लूथर गुलिक, अपने जो लूथर गुलिक हैं उसको डेफिनेशन याद रखिए क्योंकि बार बार ही एग्जाम में आएगा। तो लूथर गुलिक ने प्रशासन के बारे में क्या कहा है? तो प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है। नोट करेंगे, प्रशासन का संबंध कार्यों के संपन्न
कराने से है, यानी कार्यों को संपन्न करना। क्या करना? कार्यों को संपन्न करना, जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो, पूरे करने से हैं, जिससे कि लोक प्रशासन के कार्य पूर्ण हो। तो यही होता है लोक प्रशासन के अंदर सिर्फ प्रशासन का अर्थ। प्रशासन का मतलब है कि कार्यों को संपन्न कराने से, कार्यों का संपन्न करना ही प्रशासन के अंदर आता है, और ये लोक प्रशासन के अंतर्गत पूर्ण तरह से किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपके लिए काफी खास, काफी इंपॉर्टेंट होगी कि भाई मैंने सिर्फ आपको प्रशासन तो समझा दिया, लेकिन प्रशासन, लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है पूरा ही। अब हम बात करें कि भाई लोक प्रशासन का क्या मतलब होता है। अगर ऐसा आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, लोक प्रशासन का मतलब है लोक और प्रशासन, यानी जनता से संबंधित। क्या कहेंगे हम? जनता से संबंधित। लोक प्रशासन का मतलब होता है कि जो कार्य किया जा रहा है वह जनता से संबंधित है, यानी जनता इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे मैं आपको समझाऊं तो इस तरह से एक डेफिनेशन आप जरूर नोट करें, क्योंकि हो सकता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो लोक प्रशासन का पूर्णतः मैं आपको एज ए सिंपल मीन्स के अंदर समझा दूं तो लोक प्रशासन वे सभी कार्य आ जाते हैं जिसका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना। लोक नीति को पूरा करना, लोक नीति एवं लक्ष्य को पूरा करना क्या कहलाता है? लोक प्रशासन। समझ में आ गया? लोगों के लिए प्रशासन, जैसे सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, जो मंत्री के अंदर विभाग आते हैं, विभाग के अंदर विभिन्न तरह के कर्मचारी, सुपरवाइजर, जूनियर, सीनियर, क्लर्क, बाबू, पियोन, ये सभी क्या हैं? ये सरकारी कर्मचारी है, और ये क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र में लोक सेवा कर रहे हैं। तो इनको मैनेज करना और इन्हीं को यूज में करते हुए लोगों के लिए सेवा करना, ये लोक प्रशासन में पढ़ा जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ये चीज समझ में आ गई होगी? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको अब बता रहा हूं कि भाई लोक प्रशासन का चित्र क्या है। एग्जाम के हिसाब से बड़ा प्रश्न आएगा ना, तो बड़ा प्रश्न क्या आएगा? मैंने समझाया आपको, बड़ा प्रश्न आएगा भाई लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य है। आपको एक डेफिनेशन लिखनी है और इसके बाद आपको उस चित्र के बारे में बताना है। ठीक है ना, एरिया ऑफ वर्किंग। तो इसलिए जो भी आपसे मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ या जो भी आपसे बता रहा हूँ तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भाई लोक प्रशासन के क्षेत्र को, कि भाई लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। लोक प्रशासन का क्षेत्र के बारे में आपके क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो लोक प्रशासन को मोटे तौर पे 4 अलग अलग क्षेत्रों में बांट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस लिख के दे देता हूँ कि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट, कि भाई लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य है, या फिर लोक प्रशासन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ लोक प्रशासन के क्षेत्र। तो मोटे तौर पे लोक प्रशासन के 4 क्षेत्र होते हैं। कितने होते हैं? 4 क्षेत्र। चारों को मैं आपको बारी बारी से समझाने वाला हूं, इसलिए हर एक को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये आपके प्रश्न छपा हुआ है, मान लीजिए। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र बात करें तो पहला अंडरलाइन करना, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला है व्यापक दृष्टिकोण। पहला क्या हो गया? व्यापक दृष्टिकोण। देखिए, व्यापक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि लोक प्रशासन क्या करते हैं? लोक सेवा करते हैं। लोक प्रशासन में सभी तरह की कर्मचारी, मंत्री, तंत्री, अधिकारी जो हैं, सेवक है, वो आते हैं। तो इस तरह से अगर लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात की जाए तो एक क्षेत्र होता है व्यापक। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वह क्षेत्र लोक प्रशासन का जिसके अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों के लिए कार्य किया जाता है, तो वो कहलाता है लोक प्रशासन का व्यापक क्षेत्र या व्यापक दृष्टिकोण। ठीक है, और इसके बारे में आपको मैं बताऊं तो जैसा कि ये अपने बात करें एल्डिहाइड, नोट कर लीजिएगा, एल्डिहाइड
एक अपने विद्वान है विलोबी, इन्होंने, वैसे तो विद्वान और भी है लेकिन मैं आपको दो ही दिखा रहा हूँ कि एल्डिहाइड और विलोबी, इन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन के अलग क्षेत्र, लेकिन एक लोक प्रशासन का एक बड़ा क्षेत्र होता है, व्यापक क्षेत्र होता है, और व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत लोक प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारी सरकार के तीनों अंगों के लिए काम करते हैं, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो इस तरह से लोक प्रशासन की अगर बात करें तो लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक हो जाता है, क्योंकि लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यापक क्षेत्र के बारे में विलोबी और एल्डिहाइड ने कहा है कि वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन के द्वारा सरकार के तीनों अंगों के लिए कार्य किया जाता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। तो प्रशासन के तीनों, ठीक है, यहां पे नोट कर लीजिएगा, प्रशासन के अंतर्गत। अब यहां पर मैं आपको जो समझाऊं कौन सा व्यापक, ये नोट कर लीजिएगा कि व्यापक दृष्टिकोण प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीन अंग होते हैं, सरकार के तीनों अंगों। अब तीनों अंग कौन कौन से आपको पता होगा, तीनों अंग कौन कौन से हैं? एक तो है कार्यपालिका, ठीक है, एक है व्यवस्थापिका और एक है न्यायपालिका। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी, उनके द्वारा सरकार के तीनों अंगों को साथ में लेकर या इन तीनों के लिए काम किया जा रहा है प्रशासन के लिए, तो वो कहलाता है लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण। यानी लोक प्रशासन के हम क्षेत्र की बात करें तो 4 क्षेत्र हैं। पहला है व्यापक क्षेत्र। रुचिका जी राम राम राम, बिल्कुल धन्यवाद है आपको, आप क्लास में जुड़े हैं। अपने और भी लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइएगा। तो हम बात करते हैं लोक प्रशासन का दूसरा क्षेत्र। व्यापक क्षेत्र वो आ गया जिसमें लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों को लेकर कार्य किया जाता है, प्रशासन मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, अब लोक प्रशासन का जो दूसरा क्षेत्र है वो मैं आपको बता रहा हूं, संकुचित दृष्टिकोण। देखिए, अब संकुचित दृष्टिकोण में क्या होता है कि इसमें सिंपल थिंग्स है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासनिक कार्य करने वाले जो सेवक हैं वह सरकार के तीनों अंगों को नहीं, सिर्फ एक विशेष अंग के लिए कार्य करते हैं, एक विशेष अंग के लिए प्रशासनिक और मैनेजमेंट करते हैं। तो इस तरह से लोक प्रशासन का क्षेत्र सीमित हो गया, जो सरकार के एक ही प्रशासनिक अंग पर फोकस करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है संक्षिप्त यानी संकुचित, छोटा, यानी लोक प्रशासन का छोटा एरिया जहां पर काम करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि साइमन और गुलिक समझ लेना, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि साइमन एवं लूथर गुलिक, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लूथर गुलिक ने कहा है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के एक विशेष क्षेत्र विशेष के लिए कार्य किया जाता है, उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है, प्रशासन चलाया जाता है, लोक सेवक उनके लिए काम करते हैं सिर्फ एक विशेष क्षेत्र पर, तो वो हो गया लोक प्रशासन का संकुचित क्षेत्र। जैसे बात करें कि ये जो प्रशासन है, प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा एक क्षेत्र विशेष के लिए काम किया जाए के लिए प्रशासन चलाया जाए। जैसे बात करें कि एक ओनली कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका के लिए ही काम करते हैं कर्मचारी, न कि व्यवस्थापिका न्यायपालिका। तो अगर एक ही के लिए किया जा रहा है तो ये कौन सा दृष्टिकोण हो गया? संकुचित। कोमल हेलो वेलकम, क्या बात है, आप भीलवाड़ा से हो क्या? क्या बात है, यानी अपनी ये जो क्लास लाइव मैराथन क्लास है ये हर जगह अवेलेबल है। थैंक यू सो मच कि आप वहाँ से भी आप यहाँ पर जुड़े हैं और अपनी इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं भी पूरी तैयारी से और पूरे अच्छे मन से लगन से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप भी समझिएगा और जो इंपॉर्टेंट लगे नोट्स बनाइएगा। और कोई नहीं समझ आए तो कमेंट कर लीजिएगा कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आए, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। लाइव क्लास का यही तो फायदा है कि आपको साथ साथ समझना है और साथ साथ नोट भी करना है। ठीक है,
तो बात करते हैं संकुचित क्षेत्र। अब देखो मैं आपको वापस बताया कि लोक प्रशासन के 4 क्षेत्र होते हैं और पहले ही बताया था ये एग्जाम में आने वाला है। तो लोक प्रशासन के 4 क्षेत्र होते हैं, जिसमें से पहला क्षेत्र व्यापक क्षेत्र, जिसके अंदर सरकार के तीनों अंग के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है। एक होता है लोक प्रशासन का संकुचित क्षेत्र, जिसमें सरकार के किसी एक अंग विशेष के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है, तो वो हो गया कार्यपालिका। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तीसरा जो मतलब प्रकार है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पोस्ट कॉर्प। और ये आपके एग्जाम में मैं यहां से लिख के दे देता हूं कि ये तो प्रश्न आने ही वाला है, लेकिन अभी जो मैं तीसरा क्षेत्र बता रहा हूं ना उससे जुड़ा प्रश्न आएगा। ये 100% कह रहा हूं, 100% मतलब पेपर मान लो आउट हो गया है। अब आउट हुआ जैसे ये, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि वो प्रश्न आएगा तो आपको बस तसल्ली तो उसको समझना और याद करना है। ठीक है, तो बात करते हैं लोक प्रशासन का तीसरा क्षेत्र, और तीसरे क्षेत्र को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। एग्जाम के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण, अब ये क्या है आपको थोड़ा समझना है क्योंकि 100% नंबर आने वाले हैं, तो इसको थोड़ा समझना होगा। देखिए लूथर गुलिक, ध्यान रखिएगा, लूथर गुलिक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन से जुड़े हुए काफी महत्वपूर्ण विचारक हैं। जैसे हम राजनीति के अंतर्गत बात करते हैं ना कि पॉलिटिक्स अरस्तु, वैसे लूथर गुलिक है वो लोक प्रशासन से जुड़े हुए फेमस विद्वान है। उन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत उसके कार्य के बारे में अपना एक व्यवस्थित दृष्टिकोण दिया है और वह है पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण। अब ये क्या है आपको मैं वही समझा रहा हूँ। और जैसा कि ऋषभ पूछ रहे कि जल्दी से सेकंड ईयर की भी क्लास स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड ईयर की क्लास बिल्कुल आपको करवा देंगे और सेकंड ईयर की जो क्लास है वह जस्ट इनकी ख़त्म होते ही, फाइनल के ख़त्म होते ही आपके लिए बिल्कुल शुरू कर दी जाएगी। हाँ, आपके पेपर 2 है ना, बिल्कुल, एक तो वेस्टर्न थिंकर है, ठीक है ना, वो आपको पता होगा, तो एक है तुलनात्मक राजनीति। तो दोनों को मैं आपको कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए और बाकी आप पढ़ते रहिए। और ये क्लास अगर आपके लिए हेल्पफुल है या आपके मित्र के लिए तो उन्हें बिल्कुल आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे कमल कह रहे कि पाश्चात्य राजनीतिक, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ये हम पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण के बारे में बता रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पाश्चात्य राजनीति के 20 का पेपर है, 20 का पेपर मतलब 20 अप्रैल का पेपर है कि क्या कह रहे हैं आप, एक बार पूरा कमेंट कीजिए। तो पोस्ट कार्ड के बारे में डियर आप एक बार सुन लीजिए। पोस्ट कार्ड को हम इसलिए इसको नाम को कहते हैं क्योंकि एक शॉर्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म, यानी एक होता है PO, आप ध्यान रखिएगा और साथ में नोट कर लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आज की क्लास। ठीक है ना, तो पहला हो गया पोस्ट, फिर है कार्ब। ठीक है ना, तो कार्ब के लिए आपको लिखना है CORB। ये जो एक शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या होता है, लोक प्रशासन किस किस क्षेत्र तक बनकर काम करता है। तो लोक प्रशासन का ये जो क्षेत्र है इसके बारे में ये तो दृष्टिकोण है, मैं यहाँ पर आपको, ये अलग हो गया, तो ये वाला जो दृष्टिकोण वो किसने दिया है तो यहाँ पे लिखवा देता हूं, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण को दिया है और इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिएगा। 20 अप्रैल को है आपका पॉलिटिकल का सेकेंड ईयर का, 20 अप्रैल को, क्या 20 अप्रैल को है, बिल्कुल। तो ओके, मैं 20 अप्रैल को है तो इससे पहले ही मैं आपकी क्लास लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो एक बार पुनः आपसे बता देता हूं कि प्लीज आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण जो लूथर गुलिक ने दिया है लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है आपको वो मैं समझा रहा हूं और समझ जाइएगा। क्योंकि लूथर गुलिक और हेनरी के फेयल ने भी ये पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण को अपनाया है। ठीक है, इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा कि पहले लूथर गुलिक से पहले हेनरी उर्विक ने समझाया था इस दृष्टिकोण को। ठीक है, समझ जाइएगा, हेनरी ने भी समझाया था, उर्विक, लेकिन इस पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण को फेमस है लूथर गुलिक। अब लूथर गुलिक ने क्या बात कही है वो मैं समझा, देखो P, यहाँ पे हर एक को मैं समझाने वाला हूं कि भाई P का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक एक वर्ड को आपको समझना है। P का मतलब होता है प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग। ठीक है, यानी प्लानिंग को अगर हम हिंदी में कहें तो होता है योजना बनाना। क्या बनाना? योजना।
योजना बनाना। ठीक है, इसके बाद आया नेक्स्ट वर्ड ओ। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। क्या होता है? संगठन होता है। ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से कि भाई लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में बात की है तो उस क्षेत्र के बारे में बताइए। या फिर सीधा सा आ सकता है कि आप लोक प्रशासन के पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण से क्या समझते हैं, या पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण किसने दिया। तो इस तरह से ये प्रश्न आपके श्योर है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है ना, समझ जाइएगा। और बिल्कुल मैं आपको समझा रहा हूँ। हेलो, वेलकम डियर जीतू, वेलकम। तो यहाँ पर प्लीज आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न तो 100% है ही। इसके अलावा इसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं कि पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण क्या है। ये लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है। किसने दिया? लूथर गुलिक ने। अब ये पोस्ट कार्ड है क्या? तो पोस्ट कार्ड का मैं देखो वर्ड लिखा है POSTCORB। तो P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन बनाना, इसके अलावा S का मतलब होता है स्टाफिंग। फिर पूरा समझाऊंगा। स्टाफिंग मतलब स्टाफ, जो स्टाफ होता है ना जो कहीं पे काम करते हैं उसकी बात करते हैं, तो स्टाफिंग। ठीक है ना, स्टाफिंग आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से जरूरी और इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट कर लीजिएगा। स्टाफिंग का मतलब होता है स्टाफ, जो स्टाफ होते हैं उनके बारे में यानी कर्मचारी। देखिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं एक सिंपल चीज बताऊं आपको। हम बात करें एक कॉलेज है, ठीक है। अब एक कॉलेज है तो एक कॉलेज कैसे काम करेगी? एक कॉलेज को अगर चलाना हो तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या होगी, ये काम करेगा यानी पी मतलब पहले प्लानिंग बनाएंगे। एक कॉलेज को चलाना है तो पहले प्लानिंग बनेगी। प्लानिंग बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, उसके अंदर संगठन करेंगे, व्यवस्था करेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस क्षेत्र को हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसके लिए क्या क्या अलग फैक्टर हैं वो काम करते हैं। संगठन बनाना है पूरा तो उसके लिए किस किस तक पहुंच होनी चाहिए, यानी संगठन बना दिया। फिर एस यानी स्टाफिंग, कॉलेज चलाना है तो स्टाफ की जरूरत पड़ेगी तो यानी फिर स्टाफ लाएंगे। इसके अलावा फिर बात करें, स्टाफ भी आ गया, मान लीजिए स्टाफ भी आ गया। इसके बाद क्या बोला है, डी। इसके बाद क्या बोला है, डी। तो मैं डी एक बार डी तो यहाँ पे बता देता हूँ, इसके बाद आगे वाले वर्ड में इधर बता दूंगा। तो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देश। आपको पता है, आपने मान लीजिए आपको कॉलेज चलानी है तो आपने ये काम कर दिया, आपने स्टाफ भी लाया। अब स्टाफ को काम तो देना होगा ना, उसको दिशा निर्देश देना होगा, डायरेक्टिंग करना होगा कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है। तो इस तरह से एक प्रशासन, एक लोक प्रशासन को सही से चलाने के लिए उसे उनके कर्मचारी को दिशा निर्देश देने होते। क्या देने होते? दिशा निर्देश देने होते। ठीक है, यानी डायरेक्टिंग, निर्देशन। क्या हो गया, निर्देशन। इसके अलावा नेक्स्ट बताऊं मैं आपको तो हो गया सी। यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, सी। पोस्ट कार्ड में यानी पोस्ट का मतलब बता दिया। अब सी का मतलब आप समझ लीजिएगा कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। कोऑर्डिनेशन, समन्वय यानी अलग कॉलेज हो या कोई सरकारी कोई संस्था हो, विभाग हो, तो उसमें छोटे बड़े सभी कर्मचारी होते हैं और उन कर्मचारियों के मध्य तालमेल बैठाना होता है। क्योंकि अगर कोई सही से काम नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर हमें किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संगठन को सही से वरीयता नहीं दी जाए तो वो काम सही नहीं होगा। यानी एक ऑफिस में हो, एक विभाग में हो, एक कॉलेज में हो, अगर प्रशासन चलाना है तो मैनेजमेंट तो करना होगा ना, समन्वय करना होगा कि भाई कोई सुपरवाइजर है, कोई निम्न अधिकारी है, तो सभी के मध्य तालमेल बैठाना है, तभी वो प्रशासन सही से काम करेगा। यानी कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, समन्वय करना। क्या करना? समन्वय करना। इसके अलावा आ गया ओ। क्या आ गया? ओ। और ओ का मतलब यहाँ पर आप समझना है, ओ का मतलब यहाँ पर सीओ, तो मतलब दोनों ले लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों बताता हूँ, ओ अलग नहीं होगा, यहाँ पर CO यानी दोनों को ले लिया था ना, तो कोऑर्डिनेशन यानी दोनों को ले लिया। ठीक है, इसके अलावा है आर। क्या है? आर। आर का मतलब रिपोर्टिंग, यानी आपने ये जो काम तो कर लिया, अब इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? रिपोर्टिंग करेंगे, यानी रिपोर्ट।
रिपोर्ट देना। और लास्ट में आ जाता है बी। बी यानी इस लोक प्रशासन को चलाने के लिए, कहते हैं ना बिना पैसों के कोई काम नहीं होता है, तो पैसों की तो बात होती है सबसे पहले। तो यानी बी का मतलब होता है बजटिंग। तो इसका मतलब लोक प्रशासन में 4 क्षेत्र होते हैं, ठीक है, और 4 अलग अलग क्षेत्र के रूप में लोक प्रशासन काम करता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र होता है तो व्यापक, संकुचित, दूसरा पोस्ट ऑफ दृष्टिकोण, यानी इसके अंतर्गत लोक प्रशासन कैसे काम करता है तो ये तरीका बताया है। पी मतलब प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एस मतलब स्टाफिंग, डी मतलब डायरेक्टिंग, को मतलब कोऑर्डिनेशन, आर मतलब रिपोर्टिंग, बी मतलब बजटिंग। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक लोक प्रशासन को चलाने के लिए, एक लोक प्रशासन को व्यवस्थित प्रशासनिक रूप में लाने के लिए योजना बनानी होती है, फिर संगठन की जरूरत पड़ती है, इसके बाद कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, यानी कर्मचारी को व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर कर्मचारी को दिशा निर्देश देना होता है, इसके बाद इन सभी कर्मचारियों में समन्वय बैठाना पड़ता है, फिर इसके बाद जो भी काम किया गया इसकी रिपोर्ट लेनी होती है, फीडबैक देना होता है, और उस काम को करने के लिए बजट की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से लोक प्रशासन के 3 क्षेत्र तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन लोक प्रशासन कैसे काम करता है। अब इसके बाद आपको चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। और आपको जो मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो बिना मेहनत के तो आपसे कुछ नहीं होगा, मेहनत तो भाई करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के आप कहो कि भाई आके मुंह में गिर जाए और मैं बैठे बैठे खा लूँ, तो वैसी चीज़ आज के ज़माने में नहीं है। आज जिसको जो चाहिए उसको उसी अकॉर्डिंग मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। तो बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता है। तो चौथा प्रकार है, मतलब क्षेत्र है लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, ये वो दृष्टिकोण है जो लोक प्रशासनिक के अंतर्गत लोक सेवक इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं। लोक प्रशासन यानी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन को चलाने के लिए लोक सेवक अगर लोक हित में कार्य कर रहे हैं, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण नजरिए से काम करते हैं, तो वह दृष्टिकोण लोगों के हित के लिए काम करेगा। यानी ये जो तरीका है वह लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण कहलाता है। और इसके अंदर आपको बताएं तो यह दृष्टिकोण आशावादी है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन भी कल्याणकारी होता है, यानी जो सरकारी कर्मचारी जो भी हैं वह किस तरह से काम करेंगे, कल्याणकारी रूप में। किस तरह से काम करेंगे, कल्याणकारी रूप में काम करेंगे। जो भी लोक सेवक हैं वह उस लोक प्रशासन को चला रहे हैं, क्यों? क्योंकि वे एक लोक कल्याणकारी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम बात ये कह सकते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही होता है कि जनहित या जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना। इस दृष्टिकोण के समर्थक आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र नहीं, सामाजिक और राजनीतिक और सामाजिक न्याय परिवर्तन का साधन बन गया है। यानी लोक प्रशासन में जो लोक सेवक हैं वह लोक हित में कार्य करते हैं। किस हित में करते हैं? लोक हित, सामाजिक न्याय। जब ये दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए जो लोक सेवक होते हैं, लोक सेवक वह करते हैं लोक प्रशासन। क्या करते हैं? लोक प्रशासन करते हैं। लोक प्रशासन किनके द्वारा किया जाता है? लोक सेवक के द्वारा। और अगर ये लोक सेवक है वो नजरिया रखते हैं कि हमें लोगों का भलाई करना है, तो वो लोक प्रशासन का कौन सा क्षेत्र हो गया? लोक कल्याणकारी हो गया। तो इस तरह से आपको मैंने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया और इसमें आपको बता दिया कि लोक प्रशासन क्या होता है। और अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन का स्वरूप के बारे में। तो अब ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित शायद प्रश्न आ सकता है, तो अब आपको समझना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई अपना पेपर 2 की बात हो रही है, तो लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है? प्रश्न एग्जाम में आएगा कि लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है? सिद्ध कीजिए। ऐसा प्रश्न आ जाए तो मैं आपको क्या करता हूँ, लोक प्रशासन कला है विज्ञान, इसको मैं यहाँ पे आपको बोर्ड को 2 भागों में बांट कर समझा देता हूँ। और इधर मैं बताता हूँ कि लोक प्रशासन कला है। क्या है? कला है,
ठीक है। और इधर आपको समझाऊंगा कि लोक प्रशासन कला नहीं विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है। तो ये दोनों चीजें मैं एक साथ आपको समझाने वाला हूं। ओके, तो अब समझते हैं। आपको पता है आर्ट एक कला होती है। आर्ट हम कला कहते हैं ना, जैसे क्रिकेट खेलना हुआ, गाना सिंगिंग हुआ, या विभिन्न तरह की जो कौशल हैं वो कला कहलाती है। तो लोक प्रशासन को अगर आप ऐसे समझे कि जो सरकारी कर्मचारी, बाबू, मंत्री, अधिकारी, सुपरवाइजर, सीनियर कलेक्टर, तहसीलदार या और भी जो अधिकारी होते हैं वे लोक सेवक कहलाते हैं। और वे काम क्या करते हैं? लोगों के लिए। यानी एक लोकतंत्र में, लोकतंत्र को चलाने के लिए वो लोक सेवक है, वो एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। तो वे प्रशासन चला रहे हैं, लोगों के लिए प्रशासन, यानी लोक प्रशासन। तो अब यहां पर आपको समझा रहा हूं कि जो कर्मचारी है, जो लोक प्रशासन चलाने वाले लोक सेवक हैं, वह जिस तरह से काम करते हैं वह धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। और किसी काम को अगर आप बार बार करते हैं तो वो प्रैक्टिस हो जाती है और वो प्रैक्टिस आपकी कला बन जाती है। यानी कहते हैं ना कि भाई अपने तेंदुलकर हैं, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, धोनी हेलीकॉप्टर शॉट लगाता है। तो ये कैसे हुआ? उनके पास ये टैलेंट कहाँ से है? उन्होंने प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस करने से कोई भी चीज़ अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो आपके लिए स्थायी बन जाती है और वह कला कहलाती है। तो लोक प्रशासन भी एक कला की तरह होता है। क्या होता है? एक कला होता है। जैसे क्रिकेट की एक कला है, वैसे लोक प्रशासन भी एक कला है। जिस तरह से किसी काम को अगर लगातार किया जाए, सही रूप में किया जाए, तो वह आपके लिए एक फिक्स रूटीन हो जाता है और वह आपके लिए कला की तरह काम करती है। तो लोक प्रशासन के अंदर सरकारी जो कर्मचारी हैं वह लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये काम उनके लिए धीरे धीरे एक आर्ट बन जाती है, एक प्रैक्टिस के द्वारा उनके लिए कला निखर जाती है। तो यानी लोक प्रशासन एक कला है। क्या है? एक कला है। जैसे पता होगा ना, मैन इज मेक परफेक्ट। कब? जब वो प्रैक्टिस करता है। यानी आदमी भी अगर बार बार प्रैक्टिस करता है तो वो एक अच्छा नंबर ला पाता है। और आपको तो पता होगा, अगर आपको अपने अच्छे नंबर लाने हैं तो आपके अंदर एक कला आनी चाहिए, एक हुनर आना चाहिए। और ये हुनर कब आएगा? जब उसके लिए आप प्रयास करेंगे, लगातार करेंगे। तो लोक प्रशासन में जो लोक सेवक है वह तभी अच्छे से काम कर पाते हैं जब किसी काम के लिए वह लगातार प्रयास करते हैं। जब लगातार प्रयास करते हैं और ये प्रयास आपके लिए स्थायी हो जाता है कि भाई इधर ध्यान देते हुए भी काम कर ले और काम सही हो जाता, तो ये होती है आर्ट। क्या होती है? कला। जैसे अपने AB डिविलियर्स जो है वह उल्टा घूमकर 360 डिग्री पर भी छक्का लगा देता। क्यों? क्योंकि उनके पास ये कला है। और कला कैसे होती है? प्रैक्टिस से होती है। तो इस तरह से मैं आपको अभी सिर्फ एज ए थ्योरी एग्जाम्पल समझाए हैं कि लोक प्रशासन कला है। लेकिन कैसे? आपको सिर्फ बातों से नहीं समझना है, आपको लिखना भी है। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि भाई लोक प्रशासन कला कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले तो कला का मतलब क्या होता है? तो कला का मतलब होता है, कला एक व्यवस्थित अभ्यास होती है। क्या होती है? व्यवस्थित अभ्यास। आप एक अच्छा क्रिकेटर हैं तो आपके अंदर ये कला हो गई। एक अच्छा सिंगर है तो वो डायरेक्ट पैदा होते सिंगर नहीं बनाना, उसने अपना रियाज किया, उसने अपनी बहुत सी चीज़ें अच्छी बनाई, यानी वह अपने फील्ड में मेहनत की तब जाके बना। अब मान लीजिए मेरी पढ़ाने की कला है, तो ये कब हुई? क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की। कहते हैं ना, काफ़ी पापड़ बेले हैं तब जाके हुनर पक के आया है। मुझे आपका पढ़ाना हुआ बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, थैंक यू डियर। तो हम यही मेहनत कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो मैं बता रहा हूँ कि लोक प्रशासन एक कला है, लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि कला क्या है। कला होती है एक व्यवस्थित अभ्यास। हम किसी चीज़ के बारे में व्यवस्थित अभ्यास करते हैं तो वो हमारी एक कला बन जाती है। क्या बन जाती है? कला। और लोक प्रशासन क्या है? तो लोक प्रशासन के बारे में मैंने पहले भी बताया था और वापस बता रहा हूँ कि दूसरों से काम करवाने का ढंग, या हम ऐसे कहें कि वही व्यक्ति सफल होता है जो दूसरों से काम करवाता है। वही व्यक्ति सफल होता है जो दूसरों से काम करवाता है। अब इसको समझिए। देखिए, अब यहां पर
मैं मान लीजिए एक बड़े ऑफिस में काम करता हूँ, ठीक है ना, मैं सीनियर अधिकारी हूँ, तो मेरे पास लोक प्रशासन, क्योंकि देखो मैं सरकारी कर्मचारी, तो मेरा काम है प्रशासन को चलाना, लोक प्रशासन को चलाना। तो मेरे अंडर में मान लीजिए जितने कर्मचारी आ रहे हैं उन कर्मचारियों से मुझे काम करवाना है, क्योंकि मैं अगर सीनियर अधिकारी हूँ तो मेरे अंडर में आने वाले सभी कर्मचारी काम करें, तो इसके लिए मेरे पास टैलेंट होना चाहिए। नौकरी पे तो लगा हूँ, लेकिन मेरे अंडर में आने वाले कर्मचारियों के अंदर से काम करवाने की काबिलियत होनी चाहिए। एक होता है ना कि मुरझाए हुए फूलों को रोशन करता है पानी, ऐसे ही मुरझाए हुए जो लोक सेवक है उसको ऊर्जा से परिपूर्ण करने का काम कौन करता है? लोक प्रशासन के अंदर जो वो प्रमुख अधिकारी जिसके पास कला होती है। तो लोक प्रशासन एक कला है जो दूसरों से काम करवा सकती है। जैसे मैं अगर प्रिंसिपल हूँ तो मेरे नीचे अंडर में काम करने वाले 20 टीचर है, अब उनसे मुझे इस स्कूल के लिए काम करवाना है, इस स्कूल को चलाना है, यानी प्रशासन को चलाना है, तो मुझे उस कर्मचारियों से, उस टीचर से काम करवाना होगा। तो इसके लिए मेरे पास टैलेंट होना चाहिए, मेरे पास एक कला होनी चाहिए कि मैं दूसरों से काम करवा लूँ। तो ऐसे ही सरकारी कर्मचारियों से लोकतंत्र में काम निकलवाना, काम करवाना, तो ये कला होती है। और कोई कर्मचारी अगर काम कर रहा है तो वो तभी कर पाएगा, अच्छा काम तभी कर सकता है जब उसके पास उसको काम को करने की कला हो। तो प्रशासन यानी लोक प्रशासन एक कला होती है। थैंक यू डियर ABCDXYZ, आपका नाम काफ़ी स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने यही समझाया कि लोक प्रशासन एक कला है, क्योंकि यह कला दूसरे से काम करवाती है। मैं अगर आपसे काम करवा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे पास टैलेंट है कि मैं दूसरों से अपना काम करवा रहा हूँ। तो जो सरकारी कर्मचारी है वह अधीनस्थ कर्मचारियों से, लोक प्रशासन से काम करवाते हैं। तो इसका मतलब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि किन आधार पर हम ये फिक्स कह सके कि लोक प्रशासन कला है। पक्ष में तर्क, लोक प्रशासन कला है, इसके पक्ष में तर्क, यानी ऐसे कौन से तर्क हैं जो बिल्कुल हकीकत में कहे कि भाई लोक प्रशासन क्या है? एक कला है। यानी मुझे वो पॉइंट आपको भी समझाने हैं जिससे आपको भी लगे कि हाँ वास्तव में लोक प्रशासन एक कला है, यानी वो पक्ष वाले तर्क मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट, सर्वमान्य सिद्धांत। सर्वमान्य सिद्धांत का मतलब होता है एक ऐसा सिद्धांत, ऐसी बात है जो हर कोई मानता है, हर कोई जानता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि लोक प्रशासन एक कला है, और कला कैसे आती है? किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप में अभ्यास किया जाता है। तो अगर किसी कार्य को व्यवस्थित रूप में अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करने से उस कार्य में आपको दक्षता, निपुणता प्राप्त हो जाती है और आपको उस कार्य को करने की कला प्राप्त हो जाती है। तो लोक प्रशासन को भी व्यवस्थित, सही, संतुलित और मैनेजिंग करने के लिए क्या करना होता है? कला की जरूरत होती है। तो इसका मतलब लोक प्रशासन को भी चलाने के लिए एक आर्ट, एक कौशल, एक निपुणता की जरूरत पड़ती है, यानी एक कला की जरूरत पड़ती है। तो लोक प्रशासन भी क्या है? एक कला है जो हर कोई नहीं कर सकता। जो समझदार और किसी को काम करवाने की काबिलियत रखता है तो वही लोक प्रशासन को करने में सफल होता है। लोक सेवक, लोक प्रशासनिक कार्य करते हैं तो उनके पास ये कला होती है। तो लोक प्रशासन एक कला है, ये सर्वमान्य सिद्धांत है पहला। बात करता हूं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है अभ्यास की आवश्यकता। बिल्कुल सही बात है, अभ्यास की आवश्यकता। देखिए कला भी कब आती है? मैंने आपको व्यवस्थित बताया था कि कला कब बनती है? जब हम कोई काम है वह व्यवस्थित रूप में करें और अभ्यास करें। तो लोक प्रशासन कला है। क्यों? क्योंकि यह अभ्यास पर निर्भर है। अगर सरकारी कर्मचारी ऑफिस में बैठकर काम करते हैं और लोक सेवक के लोक हित में काम कर रहे हैं तो उनका मतलब यहाँ पर यही कहेंगे कि उनको ये काम प्रैक्टिस करने पे आया है। कोई भी एक कलेक्टर है, वह लोक हित का कार्य करता है, वह एक लोक सेवक है, तो वह इतना अच्छा कार्य क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको वो कार्य करने का टैलेंट
प्राप्त हो गया है, उन्होंने ये इसके लिए अभ्यास किया है, मेहनत की है, तभी वह कलेक्टर के पद पर बैठकर ईमानदारी से सही से काम कर पा रहे। तो इसका मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है और ये अभ्यास ही कला कहलाती है। तो लोक प्रशासन में भी अभ्यास की जरूरत पड़ती है और अभ्यास से कला हुनर होता है और यही हुनर लोक प्रशासन के अंदर आता है। तो इन लोक प्रशासन क्या है? एक कला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर व्यवस्थित अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो यानी दूसरा पॉइंट भी कह रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर क्या कहें कि ये कला है। बात करते तीसरा, तो विशेष रुचि व गुण। देखिएगा, विशेष रुचि एवं गुण, लोक प्रशासन को करने के लिए लोगों के मध्य एक इंटरेस्ट होना चाहिए। जो भी सरकारी कर्मचारी होता है वह इंटरेस्ट के साथ अगर कार्य करे तो वो कार्य सफल होता है। कहने का मतलब, अगर एक टीचर है, ठीक है ना, वह एक स्कूल में काम कर रहा है तो उसको पढ़ाने का काम वो तभी मज़ेदार लगेगा जब वो खुद इंटरेस्ट लेगा, तभी तो वो स्कूल का रिजल्ट भी बढ़िया होगा। तो सरकारी जो कर्मचारी है वह सरकार के लिए काम कर रहे हैं, यानी लोक प्रशासन के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी खुद की इच्छा होगी तो वो काम बढ़िया होगा। क्या होगा? बढ़िया होगा। तो ये रुचि, ये भी एक कला है। अगर आपकी कला किसी को कार्य में करने की है तो इसके प्रति आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट जगता है, ठीक है। तो इसका मतलब कला, लोक प्रशासनिक कला है क्योंकि कला के अंदर विशेष रुचि और गुण पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, चौथा पॉइंट, तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट है परिवर्तनशीलता। देखिए डियर, अभी जो भी लाइव हैं आप अपने और फ्रेंड्स को इनवाइट करें, लेकिन एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम अभी थोड़े दूर हैं, तो इसलिए ये जो मैराथन क्लास है ना वह आपके लिए काम की। आपको लग रहा होगा यार सर तो बहुत लंबा पढ़ाने वाले, कब पढ़ेंगे, आलस आ रहा है, नींद आ रही है, नहीं ये पढ़ा नहीं जा रहा। ऐसा करता हूँ, सर पढ़ा रहे हैं, मैं अब ऐसे ही पढ़ लूँगा, मन में मैं सुबह पढ़ लूँगा, मैं शाम को पढ़ लूँगा, या ये है मैं खुद टॉपिक क्लियर कर लूँगा। तो ऐसे करने से आपकी आदत खराब हो जाती है। आप कहेंगे ये बाद में करूँगा, लेकिन जो काम अभी हो रहा है तो क्यों नहीं करते? को कहते हैं ना, आपको पता होगा, कल करे सो आज करो, आज करे सो अब कर। तो इसके लिए आपके मन में अगर लालच, आलस या मन को भंग करने की चीज़ आ रही है तो उसको डाइवर्ट करने वाली चीज़ को हटा दीजिए, क्योंकि आपको खुद, मैं आगे से आपको करवा रहा हूँ पेपर 2 पूरा का पूरा करवाने वाला हूँ धीरे धीरे। तो अगर आपको सेल्फ पढ़ने से वो चीज़ समझ नहीं आएगी जो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए आपकी निंद्रा तिंद्रा सब कुछ साइड में कीजिए और पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसलिए मैंने आपको 1 मिनट के लिए समझा है कि फोकस करिए। क्या करिए? फोकस। तो अभी मैंने आपको ये समझाया कि लोक प्रशासन कला है, तो इसका ये मैंने जो अर्थ यहाँ पे समझा है ये आपको बताएगा कि हाँ क्यों वास्तव में लोक प्रशासन एक कला है। अब बात करते हैं, लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि यह सिद्धांतों की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक बल देती है। व्यवहार पर अधिक बल, यानी ये सिद्धांत रूप में नहीं, व्यवहारिक हकीकत में भी लोक प्रशासन एक कला होती है, क्योंकि एक कर्मचारी तभी अच्छे से काम कर पाता है जब उसके पास इस कार्य को करने की सिद्धस्त हो, इस कार्य को करने की उसके पास अभ्यास हो, अनुभव हो। तो ये अभ्यास और अनुभव एक कला ही तो होती है। तो लोक प्रशासन क्या है? एक कला है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, लोक प्रशासन एक विज्ञान भी है। तो किन तर्क के आधार पर हम कहें कि हमारी जो लोक प्रशासन है वह विज्ञान भी है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई विज्ञान क्या होती है, विज्ञान का मतलब क्या होता है। ABCD XYZ करेगी नहीं सर, मैं पूरे हफ्ते से आपके चैनल को फॉलो कर रहा हूँ, तो बिल्कुल इसका रिजल्ट आपको एग्जाम पेपर दोगे ना तब ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। यानी जितनी शिद्दत से आप मेहनत करोगे उतनी ही शिद्दत से कायनात आपके लिए वो चीज़ लाकर आपके पास रखेगी। तो आपको एक शिद्दत, एक लगन और एक मेहनत से काम करना है। जैसे अपने शाहरुख खान भी कहते हैं ना कि आप मन और पूरी शिद्दत से किसी काम के प्रति लग जाइए, पूरी कायनात आपके लिए वो मंजूर करेगी। तो बिल्कुल किसी काम के प्रति लगन होना अति आवश्यक होता है।
तो बात करते हैं कि भाई लोक प्रशासन क्या है, विज्ञान भी है, लोक प्रशासन विज्ञान भी है, बट वाई ने हम ये भी कह सकते हैं कि क्यों एक लोक प्रशासन विज्ञान हो जाए। विज्ञान तो अलग है कि भाई जिसमें प्रयोग होते हैं, साइंस फैक्टर वगैरह जो होते हैं, लेकिन लोक प्रशासन कब से विज्ञान होगी भाई, ये तो हजम ही नहीं हो रही है बात। लेकिन प्रश्न आया तो इसका आंसर तो देना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई विज्ञान क्या है। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में व्यवस्थित, क्रमबद्ध और अद्यतन नॉलेज प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब ये लोक प्रशासन में कैसे सेट बैठता है, किस तरह से लोक प्रशासन में सेट बैठता है, तो आप वो समझिए कि एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान की राशि को जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन पर प्राप्त की जाती है। देखो, व्यवस्थित पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना। क्या करना, किसी भी चीज के बारे में पहले से ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, अनुभव और अध्ययन। एवं देखिए, अगर हम किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप में उसका पर्यवेक्षण करें, उसको करते हुए अनुभव प्राप्त कर लें और उसका अध्ययन करें, तो वह विज्ञान की श्रेणी में काउंट होता है। किस में होता है, विज्ञान की श्रेणी में। क्योंकि लोक प्रशासन विज्ञान तभी कहते हैं जब विज्ञान का मतलब होता है कि किसी कार्य, किसी वस्तु विशेष के बारे में क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में ज्ञान प्राप्त करना है। तो लोक प्रशासन भी अपने सरकारी कर्मचारियों से व्यवस्थित रूप में काम करवाती है, उनके अनुभव से लोक प्रशासन को फायदा मिलता है और इससे पढ़ते हैं, इसका ये अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से इन 3 पॉइंटों को यहाँ पर ध्यान दे, 3 बिंदुओं को। तो लोक प्रशासन एज ए विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें व्यवस्थित है, वो ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि भी फलाना जो प्रशासन है या फलाना विभाग है वो क्यों सफल काम कर रहा है या क्यों सफल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इस पर अनुभव किया जाता है कि एक सरकारी कर्मचारी जिस तरह से काम कर रहा है उस तरह से वह अनुभव प्राप्त करता है और फिर वह आगे जाकर और कोई लोक सेवा करेगा तो उससे प्रशासन को फायदा होगा। तो यानी अनुभव प्राप्त करते हुए, पर्यवेक्षण करते हुए वह आगे लोक प्रशासन को संचालित करता है। तो लोक प्रशासन एज ए विज्ञान के रूप में भी काम करती है। तो ये तो मैंने एज एक आपको कहते हैं ना अर्थ समझाया है, लेकिन हम कुछ पॉइंट भी रखेंगे आपके सामने जिससे ये पता लगे कि वास्तव में लोक प्रशासन क्या है, विज्ञान है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वर्गीकृत अध्ययन होता है, वही विज्ञान होता है। तो विज्ञान में कार्यकरण का संबंध, भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य और तथ्यों के बारे में सर्वमान्यता होती है। प्राकृतिक विज्ञान भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो लोक प्रशासन में क्या, लोक प्रशासन तो क्या समाज का कोई विषय इस अर्थ में विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो यही मतलब है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्य एवं कार्यकरण में संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संबंध। क्योंकि विज्ञान भी ये कहती है कि कार्य करते हैं तो उसका कोई संबंध होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए कि हम कोई कार्य करें तो वो क्यों कर रहे हैं। तो जो कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ये उत्तर आना चाहिए, और उस कार्य को करने से क्या होने वाला है, यानी कार्यकरण के मध्य संबंध को जानना जरूरी होता है, विज्ञान का काम है। तो लोक प्रशासन में भी कार्य और करण के मध्य संबंध अभिव्यक्त होता है कि ये जो भी सरकारी कर्मचारी है वह लोक हित में काम करते हैं। लोकतंत्र के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं वह लोक सेवक होते हैं और वही लोक सेवक लोक प्रशासन को चलाते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र को सफल करने के लिए ये कर्मचारी काम करते हैं। तो एक व्यवस्थित कार्यकरण संबंध स्थापित होता है और अनुभव से ये संचालित होता है। इस तरह से हम कहें कि लोक प्रशासन एक विज्ञान भी है। क्या है, एक विज्ञान भी है। अब यहाँ पर मैं आपको चीज बताऊं तो नोट कीजिएगा कि ऐसे क्या पॉइंट है जो कहते हैं कि भाई लोक प्रशासन एक विज्ञान है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पक्ष में तर्क, पक्ष में तर्क, ये नोट कर लीजिएगा कि भाई लोक प्रशासन एक विज्ञान है। लोक प्रशासन क्या है, एक विज्ञान है। तो इसके पक्ष में तर्क दीजिए, सिद्ध कीजिए कि भाई वास्तव में लोक प्रशासन क्या है, एक विज्ञान है। तो सिद्ध कीजिए,
तो अब मैं आपके सामने पॉइंट यहाँ पे समझा रहा हूँ और उस पॉइंट को समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लोक प्रशासन वर्तमान स्वरूप में एक विज्ञान ही है। लोक प्रशासन वर्तमान स्वरूप में एक विज्ञान ही है। आप कहेंगे कैसे सर, ये तो लाइन आपने ऐसे कैसी बोल दी, इससे हमें कैसे पता लगा या हम ये कैसे समझ पाए कि वास्तव में ये इस विज्ञान के पक्ष में तर्क दे रहा है। हमें ये कैसे पता लगेगा कि लोक प्रशासन वर्तमान में एक विज्ञान ही है, किस तरह से हम इसको समझेंगे। तो ध्यान दीजिए कि दूसरे विचारक भी यही मानते हैं कि लोक प्रशासन वर्तमान में एक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि वैसा विज्ञान है जैसा अन्य सामाजिक विज्ञान की तरह, यानी जैसे राजनीति विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ। जब हम राजनीति को हम विज्ञान मान सकते हैं, ठीक है, हम सामाजिक विज्ञान को विज्ञान मान सकते हैं, तो लोक प्रशासन को विज्ञान क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इसमें भी हम वही चीज़ पढ़ते हैं जो एज ए सामाजिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। इसमें हम कार्यकरण के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। लोक प्रशासन को करने के लिए या समझने के लिए हमें व्यवस्थित, क्रमबद्ध और अनुभव की जरूरत होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो वर्तमान में लोक प्रशासन खुद ब खुद एक विज्ञान ही तो है। समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अब इसके पक्ष में दूसरा तर्क देख लीजिए। लोक प्रशासन में काफी यथार्थता और निश्चितता है। काफी यथार्थता, आप में से कोई बताएगा कि यथार्थता का मतलब क्या होता है? आप में से कोई भी मुझे बता सकता है यथार्थता का मतलब क्या होता है? बताइए। ठीक है, तब तक मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं कि देखिए, लोक प्रशासन काफी हद तक यथार्थ है और निश्चितता होती है। देखो, यथार्थता का मतलब होता है एक्चुअल, रियलिटी। एक्चुअल में कि भाई लोक प्रशासन है वह रियली में एक विज्ञान की तरह से काम करता है, क्योंकि इसमें पता है कि लोक प्रशासन को चलाने के लिए जो लोक सेवक है वह रियली में काम करते हैं और निश्चित तौर पे काम करते हैं। और हम एक फिक्स भविष्यवाणी भी कभी कभार तो कर सकते हैं कि भाई जिस तरह से आज के समय कर्मचारी काम कर रहे हैं तो आने वाले 5 साल में ऐसा होगा। तो यानी हम एक निश्चित तौर पे भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। और ये लोक प्रशासन को चलाने के लिए लोक सेवकों के प्रति जो काम करने की जो काबिलियत होती है और जो साइंस का जो नज़रिया है वह उसे यथार्थता प्रदान करता है। ठीक है ना? जैसा कि यहाँ पर एबीसी ने बताया है सच्चाई बिल्कुल ये भी इससे बिलोंग करता है कि भाई एक्चुअल, रियली में, ऐसा नहीं कि दिखावटी नहीं। अगर रियली में लोक प्रशासन काम कर रहा है तो ये विज्ञान है, इसमें सच्चाई मौजूद है। समझ में आ गया? यानी दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट आपको एज ए विज्ञान के रूप में प्रूव करने के लिए जरूरी है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो लोक कालांतर में लोक प्रशासन विज्ञान का रूप ले लेगा। तीसरा पॉइंट, कालांतर में लोक प्रशासन विज्ञान का रूप ले लेगा। जैसे ये प्रश्न पूरा होता है, मैं आपको 3 छोटे छोटे प्रश्न करूंगा अभी। जैसे ये पॉइंट पूरा होता है मैं वैसे ही 3 प्रश्न करूंगा आपसे। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। कालांतर में यानी आने वाले समय में लोक प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है इसी विज्ञान का दर्जा खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें व्यवहारिकता, क्रमबद्धता और अनुभव अध्ययन को शामिल किया गया है। जब ये चीज़ अगर किसी के अंदर सब्जेक्ट में शामिल होती है तो इस तरह से लोक प्रशासन भी विज्ञान का रूप धारण कर लेगा। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट कहते हैं कि भाई लोक प्रशासन एक विज्ञान है और ये पॉइंट प्रूव करते हैं कि लोक प्रशासन एक कला है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे आपको समझाना था, ये समझ में आ गया है। अब प्रश्न अगर आ जाए कि सिद्ध कीजिए या प्रकाश डालिए कि लोक प्रशासन एक विज्ञान या एक कला है, तो इस तरह से आप उत्तर दे सकते होंगे। आई होप मुझे आप लग रहा होगा कि आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आपसे एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे देना है और वह उत्तर आप आराम से मुझे दे सकते हैं।
तो मुझे सिंपल सा एक ही पूछता हूँ, कला क्या है बताइए। 2 शब्दों में उत्तर देना है, कला क्या है, जल्दी बताइए। और तब तक हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कि अध्ययन के विषय के रूप में प्रशासन का विकास। अध्ययन के विषय के रूप में प्रशासन का विकास अगर प्रश्न आ जाए तो ध्यान दीजिएगा कि भाई लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ है एक अध्ययन की विषय के रूप में। तो ये प्रश्न आपके बड़ा प्रश्न आने की संभावना होती है। उत्तर आ गया है सर, ये सर दे सकते हैं। सर जी हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अपने अंदर छुपा ऐसा टैलेंट जो किसी के काम आए वो कला है। ये बात भी सही होती है। और कला एक व्यवस्थित क्रमबद्ध अभ्यास होता है। तो अंदर छुपी हुई अगर कोई टैलेंट है तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब लगातार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वह अंदर छुपा हुआ टैलेंट बाहर नहीं आ सकता है। तो कला तब आपकी निखरेगी जब आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट को आप रफ्तार देंगे। कहते हैं ना, पेंसिल से लिखना है तो पेंसिल के अंदर छुपा हुआ टॉक होता है। तो जब तक आप उस टॉक को बाहर नहीं निकालोगे, प्रैक्टिस करके उसको तीखा नहीं करोगे, तब तक वो अपना काबिलियत, अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो कला एक व्यवस्थित अभ्यास है जो छुपी हुई काबिलियत को अभिव्यक्त करता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ABCD ने भी कहा है कि ज्ञान को व्यवहार में लाना, अंदर छुपा हुआ ज्ञान को व्यवहार में लाना, यानी व्यवस्थित रूप में जब हम किसी भी कार्य के प्रति अभ्यास करते हैं तो अपने अंदर छुपा हुआ टैलेंट जब निखर के आता है वह एक ज्ञान का रूप धारण करता है। तो बिल्कुल आपके ज़बरदस्त आंसर आ रहे हैं, आप सभी बराबर ध्यान दे रहे हैं। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप सभी जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ उत्तर दे रहे हैं, तो मुझे पढ़ाने का आनंद आ रहा है। और बेसिकली आपको भी आ रहा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसी क्लास है जिसमें आप भी पढ़ रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब अगर आपके कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, और मेरा मन है आपसे कोई पूछने का तो वो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तो यानी इंटर कनेक्शन क्लास है, तो ये बहुत मज़े आते हैं ऐसी क्लास से। किसी के अंदर छुपा टैलेंट उसे कला कहते हैं जैसे कि आप पढ़ाते हैं और हमें वो आपकी कला नज़र आती है। क्या बात है। और आपके अंदर भी कला है, आपको मैंने जो समझाया आपने उसकी प्रैक्टिस की और एग्ज़ाम में आपने लिख दिया, तो ये आप झंडे गाड़ के आएंगे और ये कला आपके रिजल्ट में प्रकट होगी। तो आपके अंदर भी कला है, बस आपको निखरना है, आपको अभ्यास करना है। और इसके लिए मेरी थोड़ी सी हेल्प हो रही है आपके लिए, ताकि आप अंदर अपने छुपा हुआ टैलेंट को बाहर ले आए, आप भी अपनी कला का प्रदर्शन करें हमने एग्जाम में और पेपर को अपनी नानी याद दिला दे। तो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ है। देखिए ये प्रश्न एकदम व्यवहारिक वाला प्रश्न हो गया। क्यों? क्योंकि लोक प्रशासन जिस तरह से हम जैसे कहें कि हिंदी, गणित है, अंग्रेजी जो पढ़ते थे, उस तरह से लोक प्रशासन को नहीं पढ़ा जाता था। लोक प्रशासन अभी आया हुआ नया नया सब्जेक्ट है। तो इस तरह से लोक प्रशासन को हम अध्ययन के रूप में यूज करने लगे। तो इनका विकास कैसे हुआ है, कब से धीरे धीरे इसका लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ है। तो लोक प्रशासन को हम अगर अध्ययन के रूप में देखें तो इसका विकास को हम समझने वाले हैं। प्रश्न आएगा कि लोक प्रशासन का अध्ययन के रूप में विकास पर प्रकाश डालिए या समझाइए। तो यही मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम शुरुआत में अगर देखें तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है,
या फिर अबुल फजल की आईने अकबरी है, मैकियावेली की प्रिंस है। इसके अंदर एक प्रशासन, एक राज्य को चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर प्रशासन को कैसे चलाना चाहिए उसके ऊपर काफ़ी व्यवस्थित रूप में लिखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे आईने अकबरी में अकबर के द्वारा चलाए गए प्रशासन के ऊपर निष्कर्ष डाला है। मैकियावेली ने एक अच्छा राज्य कैसा होना चाहिए इसके ऊपर व्यवस्थित रूप में प्रकाश डाला है। यानी उस समय भी लोक प्रशासन के ऊपर मंथन होता था, लेकिन यही कहा जाता था कि यही लोक प्रशासन है। यानी एक राज्य को चलाना है तो उसके अंदर काम करने वाले कर्मचारी, लोग और राजा किस तरह से काम कर रहे हैं, और लोग सेवक हैं जो उनका काम है राज्य को चलाना, तो वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ये सभी का एक व्यवस्थित अध्ययन अपने वर्तमान स्वरूप में किस तरह से हुआ, कैसे राजनीति अपने लोक प्रशासन में हम बात करें अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन का विकास हुआ, तो हम वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब समझिएगा, तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेप बताने वाला हूँ। उन अलग अलग स्टेप के द्वारा राजनीति अपने लोक प्रशासन का अलग अलग रूप में विकास हुआ है। ठीक है, तो आपको वो 4 स्टेप लिखना है, और उस 4 स्टेप से आप बड़ा प्रश्न आए तो 4 पेज भर सकते हैं, ये मैं कहता हूँ। पहला सरण, अध्ययन के विकास के मैं आपको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि सरण समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? सरण सरा रहा हूँ, स्टेप, जिससे आपको समझ में आ सके। पहला स्टेप यानी प्रथम सरण, और ये शरण में आपको एज सन के रूप में याद करवाऊंगा जिससे याद रहे। तो 1887 से लेकर यानी लोक प्रशासन की शुरुआत, जब हम समझने लगे कि भाई ये लोक प्रशासनिक है, ये लोक प्रशासनिक विषय का मामला है, तो ये 1887 से होता है। ठीक है, तो 1887 से लेकर 1926 तक की अगर हम बात करें तो इस समय लोक प्रशासन के रूप में क्या चीजें आई सामने, वो समझना है। तो राजनीति, प्रशासन, द्वैत भाव, राजनीति, प्रशासन, द्वैत भाव। यानी देखिए यहां पर समझिए, राजनीति और प्रशासन के मध्य द्वैत भाव, इसका मतलब है कि पहला स्टेप जब लोक प्रशासन को अध्ययन के रूप में लाया जाने लगा, तो पहले स्टेप में शुरुआत करें 1887 से 1926, इस दौरान क्या था कि प्रशासन को राजनीति के अंदर ही समझा जाता था, राजनीति का ही पाठ समझा जाता था। लेकिन कुछ विद्वानों ने एक महत्वपूर्ण किताब और ग्रंथों के जरिए राजनीति से प्रशासन को अलग करने की चेष्टा की, और समझा जाने लगा कि भाई हमें अध्ययन करना है तो लोक प्रशासन का एक अलग सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन करना होगा। तो इस दरमियान, इस समय में राजनीति और प्रशासन के मध्य द्वैत भाव शुरू हो जाता है। तो यानी यहां से ये स्टैंडर्ड शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सही बताए, पॉल एच.एल.बी भारतीय लोक प्रशासन के जनक है। क्या बात है, सभी इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा बताया। मॉन्स्टर गेमिंग ने जबरदस्त आंसर दिया है, सभी नोट कर लीजिए। वापिस आपके सामने रख रहा हूं कि पॉल एच.एल.बी भारतीय लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। मतलब ये एक छोटा प्रश्न आने वाला है, छोटा प्रश्न मतलब 2 नंबर का आने वाला है भाई, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दूं, तो ध्यान रखिएगा कि अभी मैं बताया था ना कि भाई क्यों राजनीति और प्रशासन में द्वैतभाव हुआ, क्योंकि 1887 के अंदर वुडरो विल्सन, याद रखिएगा यहां पर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें बाहर आने वाली है। वुडरो विल्सन ने क्या किया, एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक ने उस समय एक खतरनाक माहौल क्रिएट कर दिया, प्रशासन के अध्ययन। पुस्तक का नाम था ये एक पुस्तक थी 1887 में वुडरो विल्सन ने ये पुस्तक लिखी थी। और इसी पुस्तक के दौरान जब ये पुस्तक प्रकाशन में आई, ठीक है ना, तब से अध्ययन क्षेत्र के रूप में एक नया परिवर्तन हुआ, और